नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे के मराठी मानुष कार्ड की। उद्धव ठाकरे ने अब मराठी मानुष कार्ड खेला है। महाराष्ट्र में सत्ता छीनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक बार फिर पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने गोरेगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई आपकी नजर में बेचने के लिए सिर्फ एक जमीन है, लेकिन ये हमारे लिए मातृभूमि है। जो हमारी मां पर नजर डालेगा उसे राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उद्धव ने कहा कि अमित शाह ने कहा था कि शिव सैनिकों को जमीन दिखाएंगे, तुम हमको जमीन दिखाओगे तो हम तुमको आसमान दिखाएंगे। उन्होंने अमित शाह को भी चुनौती दी। अमित शाह को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो 1 महीने के अंदर बीएमसी चुनाव करवाएं और जल्द विधानसभा चुनाव करवा लें, हम आपको जमीन दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपने नापाक प्रयास में असफल रहे। रैली में उमड़ी भीड़ देखकर कहा कि आज की भीड़ इतनी है तो दशहरा रैली का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है इसलिए शिवसेना जो कहती है वो करती है और आपको घर घर जाकर बताना होगा कि उसने यानी शिवसेना ने क्या किया है। इस बार दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी। वहीं पूर्व सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि अब बंटवारे की कोई राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू, गैर हिंदू, मराठी, गैर मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीय सभी मेरे साथ हैं क्योंकि मेरे सैनिकों ने उन सभी की मदद की है। उन्होंने कहा कि शाह नीति अब हमें तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन बात तो तय है कि उद्धव ने फिर मराठी मानुष कार्ड खेल दिया है। यह शिवसेना की सियासत की धुरी रही है, चाहे बाला साहब ठाकरे की ही हम बात क्यों ना करें। शुरुआत से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही उत्तर भारतीयों पर हमले भी चले आए। लेकिन यहां पर बात सियासत की धुरी की है, जिसको उद्धव ठाकरे भुनाना चाह रहे हैं। चाहे स्वर्गीय बाल ठाकरे हों या पार्टी का कोई दूसरा बड़ा नेता, मराठी या गैर मराठी की बात जरूर करता है। राज ठाकरे भले ही आज अपने चचेरे भाई से दूर हो गए हों, लेकिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी बयानबाजी भला कौन भूल सकता है। जाहिर है अपनी खोई जमीन और जनाधार तलाशने के लिए उद्धव का ये नया पैंतरा है, नया हथकंडा है। सरकार के बाद पार्टी में भी उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह नया शगुफा उनको पुरानी जमीन वापस दिला पाएगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो समझना होगा कि उद्धव ठाकरे का यह जो मराठी मानुष कार्ड है, यह क्या रंग लाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय द्विवेदी जी, अब सियासी जमीन मराठी मानुष कार्ड से बचाई जाएगी? नहीं, देखिए रविंद्र जी, अगर आप कभी बाला साहब को सुने होंगे, बाला साहब से विचारों को जाना होगा। उनका बिल्कुल एक विचार था, जय हिंद जय महाराष्ट्र हम महाराष्ट्र में करेंगे, जय हिंद जय उत्तर प्रदेश हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। इस जय हिंद में उत्तर भारतीय आते हैं क्या? मैं बात तो पूरी होने दीजिए, क्या कहना। देखिए, शिवसेना का हमेशा मातृभूमि से प्यार, राष्ट्रवाद से प्यार रहा है। भले आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार गिरा दी गई हो, कुछ गद्दार हमारे बाहर चले गए हों, लेकिन पूरे देश में संगठन शिवसेना का बना हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, और ये पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोगों की तरफ बाला साहब का जो स्थान था, वो कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में बढ़ाएंगे और हम महाराष्ट्र लेके चलेंगे। आप देखिए, एक बात मैं बताऊं, आप जो भी बोलिएगा बहुत सोच लीजिए, क्योंकि सवाल करेंगे तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपने अभी कहा मातृभूमि से ज्यादा राष्ट्रवाद को प्यार करते हैं। मातृभूमि राष्ट्रवाद दोनों हम प्यार करते हैं। अभी आपने ये कहा। नहीं, ये नहीं कहा, गलत बात नहीं, हम दोबारा सुनवा सकते हैं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवाल जब मैं करूंगा तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पहले मैंने बोलने दे दिया ना, पहले बोलने दे दीजिए, तब आप सवाल कर लीजिएगा। ठीक है। बाला साहब ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को 30 साल तक जो गठबंधन हमारा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ती रही और महाराष्ट्र में बाला चंद्र का हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब दूसरी बात आती है, महाराष्ट्र में जो संगठन को तोड़ा गया,
जी गिराया गया ईडी और उसके माध्यम से। आप बताइए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्या 25 विधायकों के ऊपर ईडी नहीं लगी है? क्या भावना गौली के ऊपर ईडी नहीं लगी है? अगर ये वसूली सरकार करते थे तो क्या उसमें शामिल नहीं थे? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट भ्रष्टाचारी करता हूँ। आज भ्रष्टाचार को लेके इन्होंने अपने आप पार्टी बना ली और मंत्रिमंडल बना लिया उन्हीं लोगों को लेके जिनके अब मैं सवाल पूछूं आपसे। जी बिल्कुल। आपने इतने लोगों को बता दिया कि इतने लोगों पे भ्रष्टाचार के लगाम कसी हुई थी, तो आपने क्या सारे भ्रष्टाचारियों को शरण दे रखी थी क्या? नहीं, भ्रष्टाचारी शरण हमने थोड़ा दे रखी थी भाई, पहले तो आप ही की पार्टी में थे ना ये लोग। नहीं, शरण जो इन्होंने आरोप लगाए इसके बाद झूठे आरोप थे, वो इसे सिद्ध हो गया ना। देखिए रविंद्र जी, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, अगर वो आरोप सही होते तो भ्रष्टाचारी नहीं होते, भ्रष्टाचारी होते अगर तो शायद बीजेपी उनको शामिल नहीं करती और सरकार नहीं बनाती। आज उन्हीं को नहीं, लेकिन अगर इन्हें डर होता, अगर इन्हें डर नहीं होता तो ये पार्टी में ही रहते ना आपके। इनको कहीं ना कहीं डर था, इसलिए आपका जैसा कहना है आपकी पार्टी का कि इनको डर था। एकदम ओके, ये पूरे देश 50 हो गए एकदम ओके। हर जगह 6 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए की बात दिल्ली में चली, 20 करोड़ रुपए की बात खरीदने के लिए आपके विधायक माननीय जज्जू नीतीश कुमार ने पार्टी चेंज कर ली। आज वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली। क्यों बना ली? उनके विधायक खड्डे जा रहे थे, वो तो चेत गए, इसलिए उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, वरना जनता दल उनको खत्म कर दिया होगा। तो जो ये पश्चिम बंगाल में जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे उनको अपने आप बुला के अपने आप बैठा लिया, बड़े बड़े पद दे दिए। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म करने का अगर नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है उनको अपने आप समाहित करके। ठीक है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह की चुनौती अमित शाह को दे रहे हैं, उस तरह की चुनौती देने की गलती एक बार शरद पवार कर चुके हैं और उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हैं। तो अब उद्धव ठाकरे जी जो चुनौती दे रहे हैं उस पर पूरी तरह से कायम है। देखिए, हम लोग शिवसैनिक हैं, इस पर एक बात समझ लीजिए हम लोग शिवसैनिक हैं। माने अगर हमारे संजय राउत जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते, नवाब मलिक जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद वो आज जेल में नहीं। बहुत स्पष्ट है, स्पष्ट है ये चीज कि वो जेल में नहीं होते। तो आज वो जेल में क्यों है? क्यों? शिवसैनिक है। नवाब मलिक जी ने पार्टी तोड़ दी होती तो जेल में नहीं होते। तो जो ये सेकंड लोगों को लेकर जो हमेशा पार्टी के जो सेकंड व्यक्ति होता है उसको लेकर पार्टियां तोड़ने का कार्य चल रहा है, चाहे जनता दल का देख लीजिए या गोवा में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, मध्य प्रदेश नहीं, चुनौती पर कायम है। उद्धव ठाकरे जो अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं उस पर कायम है। क्यों नहीं कायम है? ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी, कायम रहेंगे। बहुत सीधी चुनौती और डायरेक्ट चुनौती अमित शाह को दी है उद्धव ठाकरे ने कि अगर हिम्मत है तो 1 महीने में बीएमसी के चुनाव करा के देख लीजिए। रविंद्र जी, चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल जो है ना, जो चुनाव आयोग है वो अपने हिसाब से अपना काम कार्य करेगा। बाकी इन्होंने जो चुनौती दी है वो इनकी चुनौती हम बड़ी संजीदता स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का इतना तगड़ा इन्हें जवाब देंगे कि बीएमसी क्या, हम इनको महाराष्ट्र में ही उखाड़ के फेंक देंगे, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। जिस तरह से कह रहे थे कि हमारी तो मातृभूमि है बम्बई ये है, अरे आपने इसको समझा कहाँ मातृभूमि? आप तो ऐसी ताकतों के हाथों में जाके खेलने लगे कि जो देश विरोधी ताकतें थी, जो इस देश के साथ जो है ना हर दम उन्होंने देश के साथ कुताराघात किया है, उनके साथ आप चले गए। तो आप अब ये कहना बेईमानी होगा कि हम तो जो है ना महाराष्ट्र प्रेमी है, महाराष्ट्र की जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की अवनौटंकी खत्म हो चुकी है और चेहरा भी बेनकाब हो चुका है, पूरा महाराष्ट्र जान चुका है। ये बीएमसी की बात कर रहे हैं, बीएमसी की चुनौती दे रहे हैं। हम तो इन्हें महाराष्ट्र में रहने की चुनौती दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जनता अब आपको नकार देगी, रहने नहीं देगी। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं आपने तो पूरे मराठी मानुष को ही चुनौती दे दी कि हम जमीन दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा आप जमीन दिखाओगे, हम आसमान दिखा देंगे। चुनौती नहीं दे रहे, उद्धव ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मराठी मानस के साथ जो धोखा दिया है, उनके साथ जो छल किया है, वोट लिया था हिंदुत्व पे और चले गए देश विरोधी ताकतों के साथ में। तो ये छल जो है ना मराठी मानुष के साथ ही हुआ है। तो मराठी मानुष ने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारा हितैषी कौन है, वो इस चीज को बहुत बखूबी जानते हैं। वो इनको चुनाव में सबक मिलेगा। मराठी मानुष अब जो है ना उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में चेहरा देखने तक नहीं चाह रहे हैं। तो ये क्या हमें चुनौती देंगे? पहले ये अपना जो है ना सिंबल बचा ले,
वही इनको बहुत बड़ी बात है। लीजिए संजय द्विवेदी जी, एक और चुनौती आपके पास, सत्ता तो बचा नहीं पाए, सिंबल बचा लीजिए आप अपना। नहीं, एक मिनट पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का एक ध्यान आकर्षित कर लूं। 2014 में भाजपा शिवसेना चुनाव अलग अलग लड़ी थी, ये मालूम है कि नहीं? एनसीपी से बाहर समर्थन लेकिन उन्होंने सरकार बनाई। 2019 में अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री बना के और 54 विधायकों को समर्थन दिखा के सरकार बना ली। पीडीपी ने सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। इसका जनता दल बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का और राष्ट्रीय बिहार में उनका गठबंधन चल रहा था, तोड़ के अपनी सरकार बना ली। आज उन्होंने तोड़ इनको बाहर कर दिया। तो जो ये बातें करते हैं, चुनाव सिंबल छीन गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सपने देखिए आप। कभी कांग्रेस खत्म करने की बात करते हो, नहीं सपने कहाँ देखिए, सत्ता तो छीन लेना उनने आपसे, वो सपने कहाँ देख रहे हैं? वो तो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। रविंद्र जी, सत्ता तो आती जाती रहती है। जब 50 होके एकदम ओके चल रहा है, 50 होके एकदम ओके, दिल्ली में 20 होके एकदम ओके, 10 होके बिहार में ओके था, तो जब खोखे चल रहे हैं तो क्या होगा? नहीं तो खोखे चल रहे हैं, उसका सबूत दीजिए ना। अच्छा, ये बड़ी देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है। वो तो कह रहे हैं हमारे सर से आपने ताज छीना, हमने आपके पैरों से जमीन खिसका दी। नहीं, हमने हमारी कोई जमीन नहीं खरीदी, शिवसैनिक कभी जमीन नहीं खरीद सकती। बाला साहब ठाकरे के बारे अगर जानते होंगे, उनके सुशासन जानते होंगे, हमारा 80% समाज सेवा है, 20% राजनीति। बाला साहब के आदर्श तो समाज सेवा, 80% समाज सेवा। वो तो कह रहे हैं बाला साहब के आदर्शों पे कहाँ चल रहे हैं आप? किया तो बाला साहब सुन तो लीजिए, बाला साहब इच्छा थी कि हमारा संगठन बने, हमारा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी, दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई थी। उन्होंने जो व्रत लिया था आखिरी में दाढ़ी उनकी यहाँ तक थी, क्यों थी? उन्होंने जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी महाराष्ट्र में, हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे, हम नहीं चले हैं। नहीं, आपको अटल बिहारी वाजपेयी का तो चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का तो अब चल रहा है, जिन्होंने कभी किसी संगठन में तोड़ने की बात की थी, उनके सब जिन्होंने संगठन बनाया, आज आप उनके आदर्शों में चल रहे हैं। कितना चल रहा है? एक सीट गलती, अगर वो चाहते नहीं। कैप्टन आई सिंह वो कहना चाह रहे हैं कि अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट की जरूरत थी, उन्होंने कहा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सदन में इस बात का एग्जाम्पल दिया था, उस आदर्श की बात कर रहे हैं वो। मैं उस आदर्श की बात मैं समझ रहा हूँ, बता दीजिए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं आप जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा करते हैं। ये तो हमारे साथ जो आना चाहते हैं उनके लिए मनाही नहीं है, मगर हम किसी को जबरदस्ती किसी की गोद में बैठने नहीं जा रहे हैं। तो ईडी क्यों लगाते हैं पहले? ईडी, सीबीआई, आईटी क्यों लगाते हैं पहले भाई? चुपचाप ले लिया करिए ना। ईडी संजय राउत पे लगी है क्या? संजय राउत 1000 करोड़ के घोटाले में लिप्त नहीं है। कैप्टन आई सिंह, संजय द्विवेदी का ये कहना है कि आप जिन दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं उसमें उन्होंने नाम गिनाया पीडीपी, ठीक है, फिर जेडीयू का नाम गिनाया, बोले आपको छोड़ छोड़ कर चले गए। बोले बाला साहब ने दाढ़ी नहीं बनाई थी, लेकिन बाला साहब ने यह भी कहा था संजय द्विवेदी जी कि हम गठबंधन कांग्रेस से कभी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए आप रविंद्र जी, अगर आप बाला साहब से मैं बहुत बार मिला हूँ, बहुत स्पष्ट लाइन थी उनकी। आप सुनिए, हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम थे, आप नहीं रहे। उन्होंने किसी से एक इंटरव्यू उनसे किसी ने पूछा था कि साहब शिवसेना जो है आपकी बात कैसे चलेगी, तो उनका जब कहीं आप ढूंढ लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, उन्होंने कहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके हिसाब से शिवसेना चलेगी, जो परिस्थितियां होंगी देश की या महाराष्ट्र की उसके हिसाब से चलेगी। तो ये आप ऑडियो ढूंढ लीजिएगा, ये मैंने बिल्कुल स्पष्टता से बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने स्पष्ट बात कह दी थी कि जो राष्ट्रीय प्रमुख बनेगा, सुन लीजिए, ठीक है, पेट में दर्द मत करिए, पेट में दर्द मत करिए। पार्टी, अरे कमलाबाई जी शांत रहिए, कमलाबाई जी शांत रहिए, कमलाबाई जी शांत रहिए, कमलाबाई जी शांत रहिए, मैं सबूत दिखा देता हूँ आपको। कैप्टन आई सिंह है, कैप्टन आई सिंह जी, चुनौती तो है, आप अपनी बात पूरी करें ताकि मैं संजय द्विवेदी से सवाल ले सकूं। मैं शिवसेना को चुनौती के योग्य ही नहीं मानता हूं। जो इंसान अपने आदर्शों से भटक चुका हो, जो बाला साहब ने आदर्श दिए थे, जो इंसान जो है ना राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ चला, उनकी गोद में बैठ गया हो, तो इसलिए वहाँ का जो मराठी मानुष है
बिल्कुल वो इन्हें नकार चुका है, इसलिए मैं इनकी चुनौती नहीं मानता हूं। नहीं, बहुत बड़ी बात एक कही है उद्धव ठाकरे साहब ने। उन्होंने कहा है कि आजकल पिता चुराने वाला गिरोह घूम रहा है। हाँ, ये बिल्कुल वो गिरोह जो है ना उद्धव ठाकरे वाला ही है। उद्धव ठाकरे का ही गिरोह है जो इस तरह के कार्य कर रहा है। मतलब बाला साहब ठाकरे के जो असली पुत्र हैं, असली उत्तराधिकारी हैं, उनके सामने आपने ये चुनौती पेश कर दी कि वो साबित करें कि असली बेटा कौन। ये कौन सी बात है? बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया कि जब बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि हम ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकत है, इस कांग्रेस को कभी भी चिमटी से नहीं छूना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे राष्ट्र विरोधी हैं? बिल्कुल। जब उन्होंने अपने बाला साहब के आदर्श, बाला साहब के असली बेटे जो है राष्ट्र विरोधी हैं और उनकी शिवसेना को तोड़कर, बजाय गठबंधन के उनको तोड़कर आपने अपने आप में शामिल कर लिया, तो ये कौन सा, मतलब ये क्या तंत्र है, ये समझाइए थोड़ा। हाँ बिल्कुल रविंद्र जी, आप बड़े इत्मीनान से मैं कहूंगा और आप सुनना जी कि जब बाला साहब के आदर्श थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं कांग्रेस शिवसेना रूपी दुकान इसको बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा। तो उद्धव ठाकरे ने इसमें समझौता किया कांग्रेस की गोद में बैठे जाके, मगर एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं बाला साहब के आदर्शों पे चलने वाला हूं और बाला साहब के आदर्श कभी खत्म नहीं होने दूंगा। जिस कांग्रेस में ये गए, मेरी मंजूरी नहीं थी कि मैं कांग्रेस में जाऊं। इतने दिन रहा हूं, बड़ी मजबूरी में रहा हूं, हमें रास्ता नहीं था। अगले चुनाव में, इलेक्शन में हम आम जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? बाला साहब के आदर्श तो कांग्रेस के साथ थे ही नहीं, अब हम जनता को क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं शिवसेना छोड़ रहा हूं। तो जो शिवसेना के बाला साहब के, लेकिन बाला साहब ठाकरे के कंधे पे बैठने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी उस दौर में। बिल्कुल बिल्कुल, बाला साहब के आदर्शों पे चलने वाले आज शिवसैनिक हैं और जो देश विरोधी ताकतों के साथ, सोनिया जी के साथ चलने वाले, वो सोनिया सेना बन चुके हैं। ठीक है संजय द्विवेदी जी, आप अगर आदर्शों पर चले होते तो एकनाथ शिंदे को ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ एकनाथ शिंदे पर अगर आप निशाना साधते हैं तो अलग बात है। आप जरा संख्या देखिए, कितनी तादाद में लोग आपको छोड़कर गए हैं। अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पे चले होते तो इनको इतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। नहीं, मैं देखिए सवाल आपसे, उनसे हम अटल जी सवाल नहीं होता तो सवाल ये है संजय द्विवेदी, मैं इनको समय दिया था ना। हाँ, नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन सवाल हमारा देख लिया ना, मूल सवाल से हट जाएंगे ना। नहीं, हमने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे की बात होती तो हम मान लेते, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग आपको छोड़कर चले जाएं। नहीं कोई बात नहीं। देखिए डिफ्लेक्शन तो होता है, हाँ। किसी न किसी बहाने होता है। जब आप 50 होके एकदम होके कर रहे हैं और पूरे देश की जमीनें बेचे दे रहे हैं, हाँ। रेलवे बेच दे रहे हैं, LIC बेच दे रहे हैं, BPCL आप बेच दे रहे हैं। जवाब नहीं दिया रविंद्र जी, जवाब लगाई गई थी। अटल, अरे सुन लीजिए, तर्क नहीं है, तर्क नहीं कर रहे हैं। PDP से गठबंधन जब करते हैं, आप जवाब बाला साहब के जवाब दीजिए ना। नहीं, PDP से आप गठबंधन करते हैं, कहाँ चला जाता है राष्ट्रवाद आपका? और पहले इसका जवाब है मेरे पास, आप सुने, मैं जवाब दूंगा इसका। अब सुन लीजिए ना मेरी बात। अच्छा कैप्टन आई साहब सुन लेते हैं जरा। जनता पार्टी कमलाबाई कहते थे, अब सुन लीजिए पहले। जब मैंने पहले भी कहा, उनका ऑडियो वीडियो उनका रखा होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे पास संगठन कैसे चलेगा। मैंने पहले भी आपको बताया, इसको निकाल कैसे चलेगा ये तो बताया ना संजय जी, लेकिन ये भी कहा ना कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अरे तो कांग्रेस के विधायक लेकर सरकार अपनी मना रहे हैं चारों तरफ, तो जब कांग्रेस इतनी खराब है तो उसके विधायक क्यों लेते हैं भाई? अभी गोवा मार्ट विधायक क्यों तोड़ दिए? अरे हम आपकी बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। हम तो आपकी बात कर रहे हैं, बाला साहब के आदर्शों की बात कर रहे हैं हम। जो शिवसेना कहती है कि हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उस पर बताइए ना। बीजेपी क्या कर रही है? फिर तो आप उसी रास्ते पे चल पड़े ना। नहीं, तो आदर्श कहाँ रहे? नहीं, अब सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। शिंदे से लेकर 40 विधायक जब संगठन बन रहा था, तो माननीय उद्धव जी को मीटिंग चल रही थी वहाँ पे, 40 विधायक वहाँ उपस्थित थे। जब जैसे आज ही चलेगा 40 विधायक छोड़ के बीजेपी में, उस दिन चले जाते ही। क्यों नहीं गया उस दिन भाई? जब उनको 2.5 साल बाद याद आई, मतलब 2.5 साल बीत गया, जब मक्खन मलाई खा ली तब उनको याद आया कि साहब भाई पहले दिन आप मना कर देते ना। मक्खन मलाई कहाँ संजय द्विवेदी जी? एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं सारी ताकत तो एनसीपी को दे रखी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमें मलाई खाने का मौका ही नहीं मिल रहा। अरे रमेश जी, अभी सारी ताकत देवेंद्र फडणवीस के पास है। उन दिन का माइक खींच लिया मुख्यमंत्री का, ऐसे मुख्यमंत्री क्या फायदा?
मुख्यमंत्री का माइक खींच लिया जाए। हमने तो वीडियो देखा है कि देवेंद्र उप मुख्यमंत्री का माइक खींच लेते हैं। ये इतनी बेइज्जती जो रह रहे हैं, इतनी बेइज्जती शिवसेना में नहीं थी, न इतनी बेइज्जती शिवसेना में हुई इनकी। जो माइक खींच लिया जाएगा उनके सामने से, ठीक है। मुझसे बोल तो आपको लग रहा है कि जो मराठी मानुष कार्ड खेला जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच ये भी लड़ाई है कि भाई कौन मराठी मानुष कार्ड खेलकर सियासी जमीन अपना लेता है, हथिया लेता है? संजय। हाँ, तो मुझसे पूछ रहे हैं जी। नहीं, देखिए हमने पहले भी बात आपसे कही थी, मातृभूमि राष्ट्र प्रेम ये हमारे सिद्धांतों में रंग रंग में भरा हुआ है। उसके लिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और निश्चित है कि मराठी मानुष या महाराष्ट्र के साथ जो गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका अंतिम जवाब मिल जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए। आज जो आदित्य ठाकरे जी रैली कर रहे हैं, माने उद्धव ठाकरे रैली कर रहे हैं, आप जनता देने कितनी जनता आ रही है? जनता को नहीं ला जा रही है, ठीक है, पैसा देकर कैप्टन आई सिंह जवाब दीजिए। जी रविंद्र जी, जनता, आप एक चीज देखिए, सरकार में जितने मंत्री विधायक थे वो तो इनको छोड़ के गए ही, जो निगम थे वो भी इनको छोड़ कर चले गए। मैंने इसीलिए वो सवाल किया, मैंने इसीलिए नहीं, हमने आप ये बताइए कि एक ही काम कर रहे हैं ना दोनों लोग, मराठी मानुष किसका? आप भी वही कार्ड खेलेंगे? हाँ। नहीं, हमने कोई कार्ड नहीं खेला है। हम तो वहाँ जनता का विकास चाह रहे हैं, महाराष्ट्र का उत्थान चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से 2.5 साल ये सरकार जो चली है, इसने महाराष्ट्र का मटिया मैट कर दिया है। महाराष्ट्र लेकिन शिवाजी पार्क में जो भीड़ देखने को मिली उद्धव ठाकरे के साथ, उससे बड़े उत्साहित हैं वो। उन्होंने कहा आज तो इतनी भीड़ है, दशहरे पे क्या होगा आपका? तो वो लाइन है ना, आपका क्या होगा जनाब अली? रविंद्र जी, आप एक पत्रकार हैं और इन बातों को भली बात समझ सकते हैं कि भीड़ और वोट में तब्दील होना दोनों बहुत अंतर होता है। तो भीड़ तो आ जाती है, तमाशा देखने के लिए आ जाती है। अगर मदारी भी रोड पे टुकटुकी बजाता है तो वहाँ भी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ये भीड़ को ये ना समझे कि ये इनके समर्थक है, क्योंकि भीड़ इनको छोड़ चुकी है। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में अपने आदर्श छोड़ दिए, अपना एजेंडा छोड़ दिया, उस तभी से इनको महाराष्ट्र की जनता अब इनको पसंद नहीं कर रही है। मैं तो एवं यहाँ तक कहूंगा कि महाराष्ट्र में संजय जी जब मैं दौरे पे जाता हूँ, संजय जी, भीड़ वोट बैंक नहीं होती है। ऐसी तमाम भीड़ देखी गई, अक्सर नेताओं को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती, लेकिन जरूरी नहीं वोट बैंक में तब्दील हो जाए। रविंदर जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है अपनी पार्टियों में पैसे देके भीड़ लाने की। देखिए, तो जो पैसे देके भीड़ आती है वो वोट में तब्दील नहीं होती है, और जो अपने आप भीड़ आती है वो वोट में तब्दील होती है। चलिए, उम्मीद ऐसी करते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा हो। अपने अपने ख्वाब हैं, ख्वाब पूरे हों तो अच्छा है, लेकिन शिवसेना के सामने चुनौतियां कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनौती बड़ी है, लेकिन उद्धव ठाकरे का ये मराठी मानुष कार्ड क्या वास्तव में चुनाव में रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।